स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी आबिद हुसैन शेख। आज हम हक की आवाज में बात करेंगे एनआरसी यानी नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप के बारे में। नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप के बारे में यानी एनआरसी के बारे में बहुत से जनता में अफवाहें गर्म हैं। कोई कहता है कि इस एनआरसी के ताल्लुक से 1950 के बाद में के जो दस्तावेजात हैं उन दस्तावेजात को पेश करना है, मगर हकीकत क्या है और ये एनआरसी किस लिए बनाया गया है और एनआरसी कानून लाने का सरकार का अहम एजेंडा क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, एनआरसी हमारे संविधान आर्टिकल 5 के तहत इससे लागू किया गया है। यानी आर्टिकल 5 में हमारे सरकारों को, पार्लियामेंट को ये हुक्म दिया कि अगर 1950 के बाद जब संविधान बना, संविधान बनने से पहले यानी 5 साल पीछे जो भी लोग हिंदुस्तान में रहते थे उन लोगों को सिटीजनशिप दी गई। उसके बाद पार्लियामेंट में यह निर्णय लिया गया, जो संविधान आर्टिकल 5 के तहत ये उन्हें अधिकार दिया गया कि सिटीजनशिप के कानून में वो अपने तौर पर आने वाले फ्यूचर में कुछ बदलाव ला सकते हैं। और उसी के तहत 1955 में सिटीजनशिप एक्ट लागू किया गया। उसके बाद आप सभी जानते हैं, इसे अमेंडमेंट करते हुए कई बार इसको अमेंडमेंट किया गया। अब 2019 में भी इसे अमेंडमेंट किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये सिटीजनशिप यानी एनआरसी को लाने का मकसद यही है कि हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जब एक थे और यहाँ पर अंग्रेजों का राज चलता था, उस वक्त खास करके हिंदुस्तान का एक रियासत है जिसे आसाम कहा जाता है। उस आसाम रियासत में तकरीबन अंग्रेज वहां पर बांग्लादेशी और कई मुल्कों के इलाकों के लोगों को ले जाकर बसाया था। उस पर आसाम लोगों ने नाराजगी का इजहार करते हुए 1978 से ये आवाज बुलंद की कि हमारे इस आसाम में ये जो विदेशी यानी बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी हो या अफगानिस्तान से आए हो, इन लोगों को हमारे आसाम से बाहर निकाले। फिर ये मुहिम उनकी 1978 से होते हुए 1980 तक पहुंची। 1980 पहुंचने के बाद ये एक आंदोलन में बदल गई। काफी रैलियां निकाली गई, काफी तोड़ फोड़ हुए। उस वक्त आसाम रेसिडेंट यूनियन के जानिब से ये रैलियां और ये नारेबाजी और आंदोलन किया गया। उस दौर में राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी ने 1985 में इनसे समझौता कर लिया कि आसाम में जो भी रहने वाले जो गैर मुल्की हैं उनको वहां से निकाल बाहर कर दिया जाएगा। तब से ही इस एनआरसी को लागू किया गया। यानी 1985 में आसाम पर एनआरसी लागू हुआ। मगर आपको हकीकत में ये भी बता देता हूं, 1985 के बाद से कई सरकारें आई और कई सरकारें चले गई। उसके बाद भी एनआरसी पर कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये फैसला लिया, निर्णय लिया और अपने नेतृत्व में ये आदेश किया कि इस एनआरसी को फिर से शुरू करें। फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली लिस्ट 2018 में यानी कि 18 में फर्स्ट लिस्ट को लागू किया गया, जिसमें 1,90,00,000 लोगों के नाम शामिल हुए। फिर दूसरी लिस्ट आई, उसमें 2,79,00,000 लोगों के नाम आए। कुल 3,29,00,000 लोग इस एनआरसी लिस्ट में अपने नाम, अपने दस्तावेजात एनआरसी के जो कैंप थे उन कैंपों में पेश किए थे। मगर उसके बावजूद 40 लाख लोगों के एनआरसी में नाम नहीं आए।
जब इन लोगों के 40 लाख लोगों के जब नाम नहीं आए तो इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से फिर से केस दायर किया और सुप्रीम कोर्ट में आज तक केस चला हुआ है जिसका फैसला अब तक नहीं आया। यानी आप समझ सकते हैं कि एनआरसी आसाम के लोगों पर लागू की गई थी और हिंदुस्तान पर लागू नहीं थी। मगर जब ये सरकार आई इस 2019 में इन्होंने ऐलान कर दिया कि एनआरसी अब पूरे हिंदुस्तान में शुरू की जाएगी। इसी खौफ को देखते हुए आज लोगों में एक डर और खौफ बना हुआ है। तो मैं हमारे आबिद हुसैन शेख जो मेरे सहयोगी हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे और इनके पास ऐसे सवाल जो जनता से जुड़े हुए हैं अगर वो अपनी राय हमारे साथ शेयर करेंगे और हम उनके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको इस एनआरसी की हकीकत और एनआरसी को लाने का मकसद क्या है आपको पता चले। जैसे कि आपने कहा आसाम में नागरिकता के लिए ये जो संघर्ष पिछले कई सालों से हो रहा था इसके लिए वो कोर्ट से रुजू भी हुए। कोर्ट ने दोबारा इन्हें सिटीजन रजिस्ट्रेशन करवाने के ऐलान भी किया है। क्या सिर्फ वहाँ पर सिटीजन के लिए मुस्लिम के ऊपर किया जा रहा है या अदर कास्ट भी उसमें शामिल है? बहुत बहुत सही कहा आपने। तो मैं आप यहाँ पर हमारे नागरिकों को भी बताना चाहूँगा कि बहुत लोगों का मानना है कि ये सिर्फ आसाम में मुसलमानों के लिए लागू किया गया है, बल्कि ऐसा नहीं है। आसाम के लोगों ने ये तय किया था कि वो किसी भी जात के हो, उनका मकसद हिंदू मुसलमान नहीं है, ना ही वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, बल्कि वो यही चाहते हैं कि आसाम के जो असली नागरिक हैं, जो वहाँ के रवासी हैं, उन लोगों को ही वहाँ रहने दिया जाए और बाकी जो हिंदू मुसलमान हैं वो किसी भी मज़हब के हैं वो एनआरसी के दायरे में नहीं आते हैं तो उन्हें इस देश से निकाल बाहर कर दें। तो मैं आपको बता दूं इस वक्त आसाम में बताया जा रहा है कि जो उनके जो डिटेक्शन कैंप हैं उन कैंपों में 70 से 80 हज़ार लोगों को रखा गया है, मगर ये दरअसल झूठी अफवाहें हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए फैलाई हुई अफवाहें हैं। अक्सर हमारे लोग सच्चाई को जानते नहीं और उस मैसेज को बिना सच जाने ही आगे फैला देते हैं। तो मैं आपको बता दूं वहाँ पर इस वक्त ना ही 70,000 ना ही 80,000 लोग मौजूद हैं, बल्कि वहाँ पर सिर्फ 2,000 लोग इस कैंप में रखा गया है जिसे डिटेक्शन कैंप कहा जाता है। इस डिटेक्शन कैंप में 2,000 लोग मौजूद हैं और इसमें आपको बता दूं कई हिंदू भी मौजूद हैं, यानी कि हिंदू भी उस डिटेक्शन कैंप में रखे गए हैं, मुसलमान ही नहीं। बल्कि ये बात अलग है कि आसाम में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से आसाम में जो डिटेक्शन कैंप हैं उन कैंप में मुसलमान ज़्यादा हैं और हिंदू कम हैं। मगर हकीकत यह है कि वहाँ भी हिंदुओं को डिटेक्शन कैंप में रखा गया है जो एनआरसी में नहीं आते। तो इससे साफ जाहिर होता है कि क्या सरकार का मकसद सिर्फ घुसपैठियों को रोकना, आतंकियों पर काबू पाना है? सिटीजन का मकसद आप क्या समझते हैं? नागरिकता देने का उद्देश्य क्या होना चाहिए सरकार को? नहीं, नागरिकता जो सरकार ने तय किया है उसका फैसला यह है। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके सवाल पर। पहले तो जो अफवाहें फैली हुई हैं वो दरअसल गलत हैं। आप पहले सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि 1955 से सिटीजनशिप कानून को लागू किया गया। तो मैं आपको बता दूं 1955 यानी 26 जनवरी 1950 से हम पकड़ते हैं। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक अगर कोई भी नागरिक भारत में जो पैदा हुआ है 1950 से 1977 के बीच में वो भारत का सिटीजनशिप है। मैं फिर से कहूँगा 1950 से यानी 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में जो भी व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है वो हिंदुस्तान का नागरिक है, उसे सीधे सिटीजनशिप दी गई है। और रही बात दूसरी, इसमें 2-3 मरहले हैं। जैसे कि 1987 के बाद 2003 का
2003 में जो लोग पैदा हुए हैं, 1987 के बाद जो 2003 में पैदा हुए हैं, उनमें अगर उनके माँ बाप में, माँ या बाप इन दोनों का अगर वो भारतीय नागरिक हैं तो वो भी, यानी 1987 से 2003 के बीच में जो पैदा हुए हैं वो भी इस देश के नागरिक हैं। और इसी तरह 2003-4 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं, 2003 और 4 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं उनके लिए जरा मामला अलग है। जैसे कि उन दोनों में कोई एक नागरिक हो, ऐसा नहीं बल्कि वो दोनों नागरिक होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि एक नागरिक है इस भारत का और दूसरा नागरिक नहीं है तो कम से कम उसे इलीगल एमिग्रेंट में वो नहीं आए। अगर वो इलीगल एमिग्रेंट में नहीं आता है तो वो भी इस देश का नागरिक है, इस भारत देश का वो भी सिटीजनशिप है। यानी कि सीधे सीधे डरने की बात नहीं। और मान लेते हैं जैसे कि आर्टिकल, जब संविधान बना तो आर्टिकल 5 के तहत ये कहा गया कि संविधान बनने के 5 साल बाद जो भी इस देश में रहता था वो इस देश का नागरिकता उसे दी गई, उसको इस देश का सिटीजनशिप माना गया। तो अब कई लोगों का मानना है कि 1955 या 1950 के बाद 1987 तक जो पैदा हुए हैं वही देश के नागरिक हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। आर्टिकल 5 के तहत जो 1950 के बाद भी जो लोग पैदा हुए हैं वो सभी इस देश के नागरिक हैं। तो जनता में जो एक आतंक और दहशत का माहौल, जैसे आपने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये अफवाहें आम फैलाई जा रही कि एनआरसी के ज़रिए एक ख़ास समुदाय को निशाना बनाकर उन्हें बाहर भेजने की तैयारी की जा रही है। आपकी राय में ये क्या सही है? पहले तो मैं बता दूं, आसाम, हिंदुस्तान के नागरिकों को ये पता चले कि आसाम एक राज्य अलग है और आसाम एनआरसी अलग है। आसाम के अंदर 1971 यानी कि वहाँ पर एनआरसी जो लागू की गई है वो 24 मार्च 1971 तक है। यानी कि जिस तरह यहाँ 1987 दिया गया है, मगर आसाम की सरकार, आसाम का स्टेट जो है वहाँ पर सिर्फ 24 मार्च 1971 तक वो अपने अंदर के वो अपने दस्तावेजात दिखा सकते हैं। अगर वो उसके अंदर के दस्तावेजात दिखाएंगे तो वो वहाँ के नागरिकता उन्हें माना जाएगा। और रही दूसरे हिंदुस्तान के दूसरे जो राज्य हैं उन राज्यों में 1987 का वक्त दिया गया है, 2003 तक है और 2004 के बाद भी कई मरहले हैं जो बड़े आसानी से हम दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं कह दूं कि जो बात एक समुदाय को निशाना बनाने की बात कही जा रही है, तो मैं समझता हूँ ये दरअसल एक राजनीति है। जो सरकार सबका साथ और सबका विकास की बात करती है, उस सरकार ने इस 2019 में ये साबित कर दिया है कि वो सबका साथ नहीं बल्कि एक समुदाय का विकास चाहती है। क्योंकि अमित शाह ने पार्लियामेंट में ठहर कर कहा कि आसाम में कई हिंदू भी एनआरसी के अंदर आ रहे हैं जो वो नागरिकता नहीं हासिल कर सकते। हम उन लोगों को भी अमेंडमेंट करके एक कानून लाएंगे कि हिंदुओं को नागरिकता दी जाए। यानी कि सीधा सीधा अमित शाह का कहना है कि सिर्फ हिंदुओं को इस देश का नागरिकता दी जाएगी और मुसलमान जो पाकिस्तान के हो सकते हैं, बांग्लादेश के हो सकते हैं, अफगानिस्तान के हो सकते हैं, उनको इस देश में नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये एक हकीकत है। तो 85 में जब ये आंदोलन आसाम सरकार ने, आसाम के जनता ने, जो आसाम रेसिडेंसी यूनियन है, उन्होंने जब ये आंदोलन किया कि इस आसाम में जो गैर कानूनी तौर पर लोग बसे हैं उन्हें यहाँ से निकाल दिए जाए, ये आंदोलन बहुत भड़का। उस वक्त 1980 में बहुत से वहाँ पर रैलियाँ निकाली गई, तोड़ फोड़ हो गई। उसके बाद राजीव गांधी सामने आए। उस वक्त राजीव गांधी की सरकार थी। तो 1985 में गांधी ने आसाम के रेसिडेंसी यूनियन के साथ 14 अगस्त 1985 को आसाम अखोट के नाम पर एक समझौता पास किया। उस समझौते में तय पाया कि आसाम के जो निवासी हैं
उनके मुताबिक सिटीजनशिप का कानून लागू किया जाएगा। और एनआरसी उसी वक्त 1985 से शुरू की गई थी कि वहाँ पर जो आसाम के मूल निवासी हैं उन लोगों को वहाँ रहने दिया जाएगा, और जो भारत के बाहर के जो पाकिस्तान के हो सकते हैं, बांग्लादेश के हो सकते हैं, यहाँ तक के म्यांमार के भी हो सकते हैं, अफगानिस्तान के हो सकते हैं, उन लोगों को इस देश से बाहर निकालें। तो इस तरह तो इसमें हिंदुस्तान के नागरिकों का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे आप क्या ये पूरा एनआरसी का जो ये है कानून क्या पूरे देश भर में लागू होगा? पहले तो मैं आपको बता दूं, इस कानून को अभी पूरी तरह से इसे लागू नहीं किया गया। मैं आपको सीधा सीधा कहूंगा कि अभी ये कानून पूरी तरह हिंदुस्तान पर लागू नहीं हुआ है। जब लागू होगा तो उस वक्त देखा जाएगा। मगर हकीकत यह है कि कई लोगों का मानना है कि अपने बाप दादा परदादा के दस्तावेजात निकालने में लगे हैं। तो मैं यही कहूंगा, आप अपने तौर पर दस्तावेजात निकालिए। ये भी एक तरीके का सही है कि आपको अपने दस्तावेजात आपके पास होना चाहिए। मगर मैं सीधे सीधे कहूंगा कि आपको इसमें घबराने की किसी भी तरह की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हकीकत में इस देश के वासी हैं। जो 1955 या 1950 से जो भी 1987 में पैदा हुए हैं वो इस देश के हैं, और उसके बाद में भी 2003 के बाद भी जो लोग पैदा हुए हैं वो भी उसके देश के हैं, क्योंकि उनके माँ बाप के जो दस्तावेजात हैं वो उनको लगेंगे और उन दस्तावेजात पर वो भी इस देश के सिटीजनशिप माने जाएंगे। यानी आपको एनआरसी से डरने की जरूरत नहीं है। इस एनआरसी का सीधे सीधे सामना करें, इसे स्वागत करें, कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो 85 में एनआरसी आसाम में शुरू की गई थी, आज आप खुद अंदाजा लगाइए 2019 आ गया है, मगर आज तक वहां का फैसला नहीं हुआ है। और मैं आपको बता दूं, जो डिटेक्शन कैंप वहां पर मौजूद है, जो एनआरसी के नाम पर लोगों को वहां ठूसा जा रहा है, अब तक वहां 15 करोड़ से भी ज्यादा सरकार की रकम खर्च हो गई है। तो मैं आपको और एक बात बताता हूं, अगर सच में हिंदुस्तान में यह कानून आएगा और आने वाला है, मान लीजिए आएगा, तो सरकार को बहुत सा इसमें नुकसान होगा। और मान लीजिए जिस तरह म्यांमार के लोग, बांग्लादेश के लोग, कई हजारों लोग हमारे बॉर्डर के करीब मौजूद हैं, ये सभी जानते हैं, मीडिया जानती है, सरकार जानती है, हमारे बड़े बड़े सियासतदान जानते हैं, जिम्मेदार जानते हैं कि कई बांग्लादेशी हिंदुस्तान में हमारे सरहदों के करीब उन्हें डिटेक्शन कैंपों में रखा गया है। तो आज तक खुद बांग्लादेशी सरकार को ये लोग दे नहीं पाए, यानी कि जो लोग पहले से मौजूद हैं उन लोगों को ये दूसरे देश जो वहाँ के रहने वाले हैं उन्हें ही नहीं दे पा रहे हैं। तो अब मान लीजिए एक हिंदुस्तान में 1 करोड़ लोग भी अगर विदेशी हैं जिनके पास किसी भी तरह हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं है, वो इलीगल तौर पर इमिग्रेट करके हिंदुस्तान आए हैं, तो 1 करोड़ लोगों को ये किस तरह से उन शहरियों को देंगे जो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या म्यांमार हो या अफगानिस्तान हो? क्या ये लोग इन्हें कबूलेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर सत्ता, ये सीधे सीधे सत्ता है, हिंदुओं को, एक तबके को खुश करने की कोशिश है, ताकि जो शहर में, जो हिंदुस्तान में जो हालात हैं, जो आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी की कितनी गिर रही है, उस इकोनॉमी के नज़र को हटाने के लिए इस तरह की साजिशें रची जाती हैं। अब जैसे कि देखिए आप 370 जो हटाया गया, 35 हटाया गया, क्या सिर्फ कश्मीर में ही 370 लागू था कि बल्कि कई रियासतों में छत्तीसगढ़ है, झारखंड लागू है, मगर वहां नहीं हटाया जाता। यानी कि एक समुदाय को निशाना बनाया गया है, मगर ये निशाना बनाने का सीधा सीधा मैं कहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोटर्स को अपने मुट्ठी में, अपने पास रखने की ये साजिश है। आज आप देख रहे हैं कि बीएसएनएल डूबने के कतार में है। बीएसएनएल के लाखों लोग आज बेरोजगार होने वाले हैं। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो लोग सिर्फ मुसलमान हैं? ऐसा नहीं है कि वो भी, उसमें कई लाखों हजारों लोग हिंदू हैं। मगर हकीकत यह है
कि वो लोग कहीं सरकार के खिलाफ आंदोलन ना करें। इसी को डिवाइड करने के लिए इस तरह की साजिशें रची जाती हैं जो नाकाबिले तारीफ है, जो कामयाब होना नामुमकिन है। आपने सोचा कई कंपनी जो पार्ले जी जो बिस्कुट है, आज उसने भी अपनी कहानी मीडिया के सामने रखी है। कई मीडिया वाले उसे दिखा रहे हैं और कोई नहीं, क्योंकि उसके भी लाखों मजदूर आज बेरोजगार होने वाले हैं। ऑटोमोबाइल माशियत आज का मतलब से देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो बिल्कुल गिरती जा रही है। देश की दिशा को बदलने के लिए ऐसे नागरिकता के कानून, एनआरसी जैसे ये हथकंडे अपनाकर आम जनता को सिर्फ आधार, राशन कार्डों और वोटर कार्डों की लाइनों में, कतारों में लगाकर ये पूरे देश को बांटकर एक देश के महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है कि देश को उन्नति और तरक्की और अभिवृद्धि पर लाए, इसको छोड़कर 370, 35A, तलाक सलासा जैसे अनेक कानून बिल पास करके पार्लियामेंट में जनता को इससे गुमराह करने के लिए, ताकि जनता का ध्यान देश की आर्थिक व्यवस्था जो देश का बिगाड़ हो रहा है इससे जनता का ध्यान हटे। तो आप भी समझदार हो जाएं, हर उस हालत का, हर उस इसका सामना करने के लिए आप सतर्क हो जाएं। कोई चीज़ आपसे आपकी नागरिकता नहीं छीन सकती, इसलिए जो भी आए आप उसका स्वागत कीजिए, चाहे वो एनआरसी हो या एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन, जो हर 10 साल में एक मर्तबा आप पर, आपके खानदान पर, पूरी शहरियत यानी शहरों नगर नगर, गांव गली गली हर 10 साल में एक बार एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन जो करवाया जाता है, उससे भी बिल्कुल आप न डरें। फॉर्म जितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, पेचीदा हो, इसके लिए सरकारी अधिकारी जिम्मेदार होंगे। आप सही मालूमात, सही दस्तावेजात अपने पास रखें। ऐसा कोई भी आए तो इसकी छानबीन कीजिए, किसी भी चीज़ से न घबराएं। आपकी नागरिकता, आपके देश प्रेम को आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो शकील बागमारे ने आपसे विस्तार में एनआरसी के ताल्लुक से बातें की, तो इसी से संबंधित हम शकील बागमारे साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। सर, आप आखिर में जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? एनआरसी से ना घबराइए, बल्कि इसका स्वागत करें। और उन लोगों को डरने की जरूरत है जो इलीगल इमिग्रेंट हैं, यानी गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान आए हैं बिना वीजे के, बिना मुझे जानकारी के, बिना कागज पत्र के। उन लोगों को डरने की जरूरत है, आपको किसी तरह की डरने की जरूरत नहीं है। तो फिर से कहूंगा कि एनआरसी के ताल्लुक से अफवाह में ना जाइए, इसका स्वागत करें और हिंदुस्तान के आप सच में नागरिक हैं, इसे आप जानिए। तो मैं फिर से कहूंगा, अफवाह में ना पड़े, हकीकत को जाने। हमारा काम है हकीकत को आपके सामने रखना। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज।